अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इसे हम अशोक के अभिलेख और मौर्यन कला की बात करेंगे। देखो मेरी बेनती है, ये कला के क्षेत्र में, अशोक के क्षेत्र में जो भारत के इतिहास का एक महान राजा हुआ है अशोक, इसने 40 वर्ष राज किया है भारत पर। तो हमारे लिए तो जो हमारे भारतीय राजे हैं महान है, तो अशोक उसमें एक महान राजा है। मौर्यन कला उसमें भी महान है। अशोक के काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का ये ग्रैंडसन था जिसने बड़ा अच्छा काम किया। इसके 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट है। इसने विजय तो प्राप्त की, राज प्रशासन तो अच्छा किया, इसने धार्मिक कार्य भी किए। बुद्ध धर्म को भारत से निकालकर दूसरे देशों में फैला दिया, संरक्षण किया उसका। अपने और बेटा बेटी को बहुत भिक्षु बना दिया राजा होने के बावजूद। इसे महान व्यक्ति था। तो आज हम हमारा जो चैप्टर है वो करेंगे अशोक के अभिलेख और मौर्यन कला। देखो कला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोमल कलाएं हैं। ये सिंधु घाटी में मिलती है, अलग अलग और डायनेस्टी में मिलती है, लेकिन इसमें मेन जो विकास हुआ है वो मौर्यन पीरियड में हुआ है। अशोक ने, हम पहले तो बात करेंगे उनके अभिलेखों की। देखो पहले तो क्योंकि उसमें कला जो होती है 2 अलग अलग एजेंसियों द्वारा कला होती है। तो राजाओं द्वारा कला का निर्माण किया गया। सर्वे सर्वा राजा होते थे, अपना पूरा धन दौलत सारा मैन पावर जो भी उसमें लगा देते थे। दूसरा लोगों द्वारा विकसित की गई कला। पहली बार मौर्यन काल में पत्थरों का प्रयोग हुआ कलाओं के लिए, बिल्डिंगों के लिए, स्तूपों के लिए, अभिलेखों के लिए। कला को एक स्थायी रूप मिला। देखो अब अशोक ने कला का विकसित की। उन्होंने देखो मेन शिलालेख बनवाए, स्तंभ लेख बनाए, गुफा लेख बनाए, स्तूप बनाए। उसका मेन उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना और अपने धार्मिक कार्यों का भी वर्णन करना और लोगों को बताना। चाहे वो बुद्ध धर्म था, चाहे वो अशोक धाम था, जो भी मतलब अशोक, एक लोग भलाई के कार्य करना, अपने शासन प्रबंध की लोगों को जानकारी देना। वो मतलब चाहते थे भी नैतिक मोरालिटी धर्म का प्रबंध भी लोगों को पहुंचे। इसलिए उसने बड़े पैमाने पर पूरे देश में अपने शिलालेखों मतलब उसमें अभिलेख का निर्माण किया अशोक ने। तो उसमें कला का निर्माण अपने आप हो गया, कलाकृतियों भी विकसित हुई उसमें। देखो अशोक ने जो ये अभिलेख हैं इसमें बड़ा इंपोर्टेंट माना जाता है। इसमें जो लिपि थी वो अलग अलग तरह की लिपि थी। इसमें खरोष्टी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, इसमें ग्रीक लिपि थी, इसमें अरमाई लिपि थी। देखो अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें भिन्न भिन्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो आपको पूछा जाएगा अभी ग्रीक लिपि। देखो अशोक के जो सारे जो अभिलेख हैं वो पूरे भारत में मिले हैं। अब जो अफगानिस्तान के आसपास है वहां पर ग्रीक और अरमाई लिपि का प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पर सिकंदर के बाद ही बहुत सारे ग्रीस के नजदीक पड़ता है, तो वहां पर उनका प्रभुत्व था, बहुत सारे लोग आते थे, तो ऑटोमेटिक है गंधार कला भी उस तरह विकसित हुई, तो वहां पर ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। तो खरोष्टी लिपि जो है ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी। इसका प्रयोग जो पाकिस्तानी क्षेत्र है, पहले भारत का पार्ट था, वहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो भारतीय क्षेत्र है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। इसमें प्राकृतिक लिपि का भी प्रयोग हमें मिलता है। ये अलग अलग लिपियों का प्रयोग है। ये बड़ी देर तक तो ये पढ़े नहीं गए, लेकिन 1837 में जाकर जेम्स फ्रांसिस ने इनको पढ़ना शुरू किया। फिर ये सारे को लगभग पढ़ा गया, जितने भी ये शिलालेख है, अभिलेख हैं, वो आज तक पढ़े गए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जो देखो एक हमारे जो अलग अलग हिस्टोरियन है रमाशंकर त्रिपाठी, वो कहते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं एक अनूठा लेख संग्रह था जो उसके मन के भावों और आदर्शों की जानकारी देते हैं। उनके माध्यम से हम उस महान सम्राट के शब्द शताब्दियों के बाद भी हम तक पहुंच रहे हैं। शब्द, उनकी कल्पना, उनकी भावना, उनके धार्मिक उद्देश्य हमारे तक आप भी पहुंच रहे हैं। और कारण क्या है? ये अभिलेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, सारे वो एक सोर्स हैं, इतिहास के सोर्स भी बन गए हैं हमारे साथ।
तो ये अशोक के जो अब हम उनके करेंगे। देखो उसमें ये ले जो है ना, खास तौर पर जो ब्राह्मी लिपि थी, उनकी लिपि ये देवनागरी और हिंदी के नजदीक थी। बाद में हिंदी और संस्कृत आधार भी बना ये ब्राह्मी लिपि। तो ये हमारी संस्कृति विकसित हुई, जो हिंदी विकसित हुई, तो उसकी ही मेन बेस था ये। तो ये जो अलग अलग हमारे देखो ये जो है ना, हम बात कर रहे हैं अभी शिलालेख। शिला किसको जाता है? पत्थर को, पत्थर के टुकड़े को, उस पर लेख लिखा गया, शिलालेख। तो ये जो शिलालेख हैं बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें जो हम बात करेंगे, देखो इसमें शिलालेखों में जो हमें मिलते हैं, इसमें सहबाजगढ़ी, मनसेरा, बैराज, सोपार, धौली, सहसाराम, कलसी। देखो ये उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, अफगानिस्तान में, मतलब अलग अलग जगह पर पूरे भारत में मिले हैं जो ये शिलालेख है। टोटल जो हमें शिलालेख हैं ये हमें 14 टोटल गिनती में मिलते हैं। ये भारत के मतलब अफगानिस्तान से लेकर भारत के अंदरूनी भागों में सारे मिलते हैं। इसमें राजा के संदेश लिखे हुए हैं शिला पर लेख। देखो इसमें जो लेख है हम थोड़ी बात करेंगे। इसमें पहले शिलालेख में लिखा हुआ है पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि या पशु ये हत्या नहीं करनी चाहिए। खुद अशोक ने मना कर दिया था। अशोक की किचन में पहले बनते थे, लेकिन नो, साल के कुछ दिनों में प्रतिबंधित कर दिया था। चौथे शिलालेख में उसने कहा मैं धम्म घोष धर्म नीति का साथ दे रहा हूं। जो भैड़ी घोष को मैंने छोड़ दिया है, मतलब जो युद्ध नीति थी उसको छोड़कर मैंने धर्म नीति का प्रयोग किया है, उसे धम्म घोष कहा जाता है। ये चौथे उसके शिलालेख में उसका वर्णन है। पांचवें शिलालेख में धार्मिक कार्यों का वर्णन है। उसमें ना बाद में महामात्र नियुक्त किए थे धार्मिक कार्यों के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए, उसकी नियुक्ति का वर्णन है। सातवें शिलालेखन में अशोक की तीर्थ यात्राएं, उसने जो धार्मिक यात्राएं की थी उसमें जो कार्य किया था, ज्यादातर बुद्ध धर्म की थी, अलग अलग यात्राएं थी, सबका वर्णन है 7वें और 8वें उसके शिलालेख में। 13वें शिलालेख में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने किया। अशोक की एक विजय थी, कलिंगा विजय का वर्णन है और उसके हृदय परिवर्तन का भी वर्णन उसमें दिया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो अशोक के शिलालेखों पर हमें मिलती है। तो इसमें जो दूसरा हमारे पास है वो आते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट बोलते हैं इसको। ये ज्यादातर बिहार में डाले जाते हैं, पाए जाते हैं। इसमें पूर्वा, लोरिया, मेरठ, प्रयाग, टपारा, मतलब ये लोरिया, नंदगांव ना बिहार में, बाकी अलग अलग भागों में भी हमें मिलते हैं। ये जो हैं ये टोटल हमारे जो मिलते हैं हमें स्तंभ लेख, ये 7 हैं गिनती में, 7 मिलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सारनाथ। देखो सारनाथ जो हमें मिलता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये स्तंभ लेख देखो इसमें ना इसमें भी अलग अलग भाग हैं। इसके निचले भाग में कमल के उल्टे फूल बने हुए हैं। मध्य भाग में 4 पशु हैं, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, शेर है, साथ में एक चक्कर है। चक्कर सारनाथ के उपदेश की याद दिलाता है। सारनाथ का पहला उपदेश हुआ महात्मा बुद्ध का, तो वहां पर बनाया गया। तो ये ऊपरी भाग में 4 शेरों की मूर्तियां हैं जो पीठ से पीठ जोड़कर खड़े हैं, वो 4 शेरों की मूर्तियां हैं। इसको जो राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, तो अशोक चक्कर भी है जिसमें मैंने बताया था भी 24 तीलियां हैं, इसको भी राष्ट्रीय चिन्ह रूप में हमने बना लिया। हमारा जो 4 शेरों की मूर्ति है ये राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सारनाथ में डाली जाती है। देखो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमें जो सबसे ज्यादा मतलब माना जाता भी ये जो उन्होंने लेखों का प्रयोग किया, वो किया, उपदेश दिए, मतलब उनकी जनता भी पढ़ी लिखी होगी, इसलिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये स्तंभ लेख जहाँ से मतलब 7 बनाए, जहाँ शिलालेख बनाए। उसके बाद उनको गुफा लेख मिलते हैं। जो देखो ये होता है गुफा लेख, मतलब पहाड़ों को काट कर उन्होंने गुफाओं का निर्माण किया और उसमें खास तौर पर वो जो भिक्षु थे उनके रहने का इंतजाम किया गया। देखो ये माना जाता है कि उसमें एक संप्रदाय था अजीवक बोलते हैं। गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। बिंदुसार उसके पिता जो थे अशोक के, वो उस संप्रदाय को बिलोंग करते थे।
तो अपने पिता को मतलब वो बड़ा मानते थे, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने दो अजीबकों के लिए ये जो है गया के पास ही पहाड़ों को काट कर एक गुफाओं का निर्माण किया था। ये उनमें रहने के लिए बनाई जाती थी, उनको बड़ी अच्छी पॉलिश की जाती थी, उसमें मतलब बरखा यहाँ को जो दूसरी हवा अंधेरी सर्दी का प्रभाव न हो। तो ये जो है इनके नाम भी थे अलग अलग, जैसे कर्ण चौपाल है, सुदाम है, विष झोपड़ी है, ये उनके नाम भी रखे गए थे। बाद में अशोक का एक पुत्र था दशरथ, उसने भी नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया था। हमें याद रखना है गया के पास जो गुफाओं का निर्माण किया है, गुफा लेखों का निर्माण किया है वो अशोक ने, तो नागार्जुन पहाड़ियों में किया है वो किया उसके पुत्र दशरथ। ये कई बार बड़े लेवल पर ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये अशोक हम जो बात कर रहे थे, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आते हैं स्तूप। देखो ये जो ना उसकी माना जाता है कि उसकी कला की जो बातें हम करेंगे थोड़ा बाद में करते हैं, कला उसके स्तंभ देखो उसकी जो होते हैं ना, खास तौर पर मैंने आपको बताया था कि स्तूप जो है उसमें सबसे तो इम्पोर्टेंट है वो सांची का स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में मिलता है। इसमें एक प्रकार का बॉक्स होता था जिसमें शेष रखे जाते थे। इसमें बौद्ध भिक्षु जहाँ बौद्ध के गुरुओं के उनके मतलब शेष रखे जाते थे, जो बाद में वो लोगों की श्रद्धा के पत्थर बन जाते थे। वो एक लकड़ी का बॉक्स होता था, लकड़ी को चारों तरफ से घेरा जाता था, लेकिन शुंग वंश में वो पत्थर का बनाया गया। ये माना जाता है अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप बनाए। ये सांची और भरत के स्तूप जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये अशोक की जो ना हम बात करते हैं कि जो कला कृतियाँ हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो मानी जाती हैं। कि अशोक ने ना देखो अशोक की जो कलाकृतियाँ हैं, राजे का एक राजमहल भी उसने बनवाया। मौर्यन काल में एक बड़ा सुंदर महल था, उसकी तुलना देवताओं के महलों से की जाती थी। ये दो पाटलिपुत्र में महल था, 80 पिलरों पर उसका निर्माण किया गया था, पत्थरों का प्रयोग किया गया था, लेकिन छत और फर्श जो लकड़ी की बनाई गई थी। इवन फाहीजान भी जब आया तो फाहीजान गुप्त काल में आया, वो कहता भी इसका निर्माण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी देवता ने किया होगा। इतना सुंदर कलाकृतियां। अब देवताओं देखो तो ठीक है इन्होंने किया, इसमें जो कुछ फीचर हैं देखो, ये स्तंभ लेख जो है वो 50 फुट लंबे होते थे, बड़े ऊंचे होते, 50 फुट ऊंचे मतलब स्तंभ लेख बनाए गए, 50 टन बजनी बनाए गए, उनकी पालिश बड़ी चमकीली होती थी। और जो स्तंभ है उनके 3 भाग होते थे, निचला मध्य ऊपरी, उसमें कई प्रकार के चित्र बने होते थे, शेर हाथी घोड़े, उसमें गोल चक्कर होते थे, उसमें फूल पेल बलू पशुओं की कृतियां बनाई जाती थी। मतलब ये उल्टे फूल की कृति बनी हुई है जो आत्मा का मतलब जो चित्रण करती है। तो ये अलग अलग कलाकृतियां हैं। कुछ कलाकृतियां राजाओं द्वारा बनाई गई थी, कुछ कलाकृतियां लोगों द्वारा, जिसको कहते हैं लोक कला। तो लोगों में भी यक्ष और यक्षिनियां की हमें पता लगता है कि उन्होंने मूर्तियां बनाई थी, मूर्तियों का निर्माण किया था। पटना के पास दीदारगंज में कुछ मूर्तियां मिली हैं जो माना जाता है कि बाद में उनकी इन्होंने पूजा भी करनी शुरू कर दी थी। यक्ष और यक्षिनियां ये भी कला का निर्माण था। उनके बर्तन बड़े सुंदर मिलते थे। ये उनकी जो बर्तन है वो काली मृत भांड, जैसे एक माना जाता है भी उनकी जो काली मृत भांड जो बर्तन थे उस स्टाइल में बनाए गए। तो कई प्रकार की जो कलाएं हैं ये विकसित हुई मौर्यन काल में। तो मौर्यन काल के जो स्तूप हैं, जो स्तंभ लेख हैं, जो उनके मतलब गुफा लेख हैं, उनकी तो हमें जानकारी मिलती है। बाकी उनकी जो कला थी वो बड़ी विकसित हुई थी। तो ये भारत के लिए एक बड़े मान सम्मान की गल थी। मौर्यन पीरियड के जो हमारी जानकारी है जो हमें आज तक मिलती है वह अशोक के बारे में, मौर्यन के बारे में, भारत के बारे में, तो वो एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें मौर्यन बाद में मिलती है। तो आज हमने ये सारा किया है अशोक के बारे में। तो मेरी अंतिम में एक लोगों से रिक्वेस्ट है, तो मेरे अच्छे शुभ चिंतक हैं, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो मेरा जो हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।